ना, मैं तीखा खाती हूँ, मीठा नहीं। हाँ भैया, मीठा मैं खाती हूँ, उसको सिर्फ तीखा दो आप। सॉरी मैडम, गलती हो गया। कोई बात नहीं भैया, वैसे भी अलेक्जेंडर पोप ने कहा है टू एयर इज ह्यूमन, यानी इंसान गलतियों का पुतला होता है। क्या मैडम, आप भी पोप का बोल के पपलू बना रहे हो ना मेरा। ये देख, नहीं चाची जी, मैं बस मजाक। ठीक है, जल्दी से चाय पियो और रेडी होकर बाहर आ जाओ। तुम्हारे चाचा जी को तुमसे बात करनी है। तुम दोनों सगी बहनें नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम सगी नहीं हो। पापा, रिश्ता कोई भी हो, बट रिश्ता विदाउट दोस्ती इज नथिंग। अब जैसे मेरे लिए आप पापा ही नहीं दोस्त भी हो, वैसे मेरे लिए वंदना भी है। वंदना, कल तुम्हारी अपनी मम्मी और मामा से बात हुई थी ना? हाँ चाची जी, मम्मी से बात हुई थी। क्या कहा उन्होंने? ऐसे नॉर्मल बात हुई। अब मम्मी, वंदना यही रहेगी, वो बीटेक के बाद हम एमटेक भी साथ नहीं करेंगे। तुम चुप रहोगी? मानती अभी फिलहाल तुम लोग कॉलेज जाओ, हम शाम को बात करेंगे ना, शाम को बात करेंगे। जाओ। वंदना, सच सच बता, कल ताई जी से तेरी क्या बात हुई थी? अदिति मुझे आज ही घर बुला रही है। मैंने कहा कि आज कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन है, इसलिए मैं कॉलेज ड्रॉप नहीं कर सकती। अदिति वो चाहती है मैं शिफ्ट हो जाऊँ और उनकी और मामा जी के साथ रहो। नो वेज, तू यहीं रही। अगर ताई जी का तेरे बिना मन नहीं लगता ना, तो उनको भी यहाँ बुला ले। Aditi, I love you. I love you so much. अदिति, क्या हुआ? ये देख, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इस तरफ देखो। अदिति नहीं, इसके मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। हम ना घर जाते हैं और चाचा जी को सब कुछ बताते हैं। The number you have called is currently switched off. सर मैंने ही फोन किया था आपको, यहीं किडनैपिंग हुई है। हाँ सर, हम लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन चारों में से एक के पास गन थी। ये देखिए सर वीडियो। ब्लैक स्कॉर्पियो, लास्ट डिजिट 7R। सेक्टर 22 से 143 पे किडनैपिंग हुई है। ग्रेटर नोएडा की तरफ निकले हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। ग्रेटर नोएडा और दादरी की पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट करो। राइट सर। नहीं सर, पहचानते तो नहीं है, लेकिन हाँ अक्सर इन लड़कियों को इस गोलगप्पे वाले के पास खाते हुए देखा है। ये गोलगप्पे वाला कहाँ है? अभी तक तो यहीं था सर। सिंह, पता करो गोलगप्पे वाला कहाँ है। ओके सर। 2 लड़कियों को ब्लैक स्कॉर्पियो में किडनैप किया गया। ग्रेटर नोएडा और दादरी की पेट्रोलिंग टीम अलर्ट रहे। Hello, I repeat, last digit 7R black Scorpio. आगे सीट लो, फास्ट।
किसी भी पल वो बलात्कार का, हत्या का शिकार हो सकती थी। उनके अपहरण का मंजर एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया, एक ब्रेकिंग न्यूज बन गया। इस वायरल वीडियो ने पुलिस और प्रशासन दोनों को सकते में डाल दिया था और इस केस की कमान तुरंत नोएडा के एसएसपी को सौंप दी गई और दोनों लड़कियों को सही सलामत बचाने की अफरा तफरी के बीच अपहरणकर्ताओं को भी इस वायरल वीडियो की खबर मिल गई। जैन सर, सेक्टर 22 के किडनैपिंग केस का क्या स्टेटस है? सर ग्रेटर नोएडा और दादरी की सभी पेट्रोलिंग टीम्स अलर्ट पे हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। वीडियो वायरल हो चुका है। ग्रेटर नोएडा और दादरी नहीं, हापुड़ तक अलर्ट भेजो और दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास जितने भी चेक पोस्ट हैं सबके सब सील कर दो। ये काम किसी गैंग का लगता है। ये किडनैपर्स व्हीकल चेंज करके डायरेक्शन चेंज करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है ये ब्लैक स्कॉर्पियो जो है ये भी चोरी की हो सकती है। लेकिन सर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और दादरी के सभी पुलिस स्टेशंस में ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी होने की कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं दिल्ली की पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। तब तक तुम पूरी कोशिश करो ये पता लगाने की कि ये लड़कियां कौन है। शायद उनके पेरेंट्स से बात करके किडनैपर्स की कोई लीड मिल सके। जी सर। मालती, मालती। अरे कहाँ थे आप? हाँ, मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन? अरे यार दुकान पे भूला है। एक काम कर, तू जल्दी खाना लगा, मुझे तुरंत वापस जा। अरे पहले अदिति का पता करो। 3:45 बज गए, लड़कियां घर नहीं आई है। अदिति का भी फोन नहीं लग रहा और नहीं वंदना का। रजनी में तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। क्या? हेलो, गाड़ी का लास्ट नंबर 7R है। दिल्ली के किसी भी थाने में ब्लैक स्कॉर्पियो की चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिएगा। श्योर। सर अभी तक ब्लैक स्कॉर्पियो देखे जाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन हमारी पेट्रोलिंग टीम अलर्ट है। पुलिस इन्फॉर्मर से ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि ये किडनैपर्स किस गैंग के हो सकते हैं। राइट सर। बाइक का नंबर नोट करना, UP-XX-102P। मुझे लगता है कि वीडियो में जो लड़का उस स्कॉर्पियो के पीछे गया वो जरूर उन किडनैपर के गैंग से ताल्लुक रखता है। ये काम जरूर उस कमीने हरिओम का होगा। छोड़ूंगा नहीं उसे। The number you have dialed is busy. Please try later. हाँ बोलो सिंह। सर वो गोलगप्पे वाला मिल गया है। सर अभी तक किसी भी सिग्नल पे ना कोई स्कॉर्पियो कैप्चर हुई है ना कोई बाइक। सर हो सकता है वो लोग बाईपास से दादरी रोड की तरफ निकले होंगे, लेकिन अभी तक किसी भी पेट्रोलिंग टीम ने हमें कोई अपडेट नहीं दिया है। लगता है उन्हें इस वायरल वीडियो और ब्रेकिंग न्यूज के बारे में पता चल गया है और शायद वो ग्रेटर नोएडा और दादरी के बीच में कहीं छिपे हो या फिर चुनिया के जंगल वाले रास्ते से वो हापुड़ का बाय रूट ले रहे हो। एक पेट्रोल टीम ग्रेटर नोएडा से इस रास्ते पर भेजो और दूसरी हापुड़ रोड से। हो सकता है कि इन रास्तों पर पड़ने वाले गांव में वो छुपने का प्लान बना रहे हो। जो वायरल वीडियो ने पहले ही ऐसी की तैसी कर रखी है और तुम लोगों ने लेने और देने के सिवा कुछ ना सूझे। वाया चुनिया विलेज हापुड़ रोड पे जाओ। आई रिपीट, वाया चुनिया विलेज हापुड़ रोड। राम राम सुबोध जी। अरे भाई इस गिरे हुए को कैसे याद कर लिया आज? ये तूने अच्छा नहीं किया हरिओम। अरे बुरा तो आप चाहते हो हमारा और उल्टा हमें कोस रहे हो। अब कोसूंगा नहीं, थाने जाऊंगा और तेरी सारी नेतागिरी नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी सुबोध नहीं। सब माना कि वो दोनों लड़कियां अक्सर मेरे यहाँ गोलगप्पे खाने आती है, लेकिन हम ना उनका नाम जानते हैं नहीं पता। ये जो लड़का है इसे पहचानते हो? हाँ साहब, उन लड़कियों के साथ एक दो बार देखा है मैंने इसे। सर बाइक कीर्ति यादव के नाम सेक्टर 27 का इस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और ये इसका नंबर है। नंबर बोलो।
8285-48017. The number you have called is currently switched off. कीर्ति यादव, फ्लैट नंबर 16, सेक्टर 27, नोएडा। सर आपका मैसेज मिला। ये कीर्ति यादव का एड्रेस है, वही बाइक वाला लड़का जो स्कॉर्पियो के पीछे गया था। तुम इसके घर जाओ। ओके सर। सेक्टर 27, क्विक। सर सर, जिन लड़कियों का किडनैप हुआ उनमें से एक के फादर ने पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया था। दूसरी लड़की भी उन्हीं के साथ रहती है। जैन सर, लड़कियों की पहचान हो गई है। सेक्टर 22 में जाओ और उनके परिवार वालों से मिलो। एड्रेस मैसेज कर दिया मैंने तुम्हें। ओके सर। कीर्ति यादव यही रहता है? जी सर, वो मेरा रूममेट है। अभी कहाँ है वो? मालूम नहीं सर। हमें घर की तलाशी लेनी है। सर वो इस लड़की के लिए पागल था, प्यार करता है इससे, लेकिन ये लड़की उसे पसंद नहीं करती। फिर भी कीर्ति उसके पीछे ही पड़ा रहता है। कल तो सर इसने हद ही कर दी। नहीं सर, इस लड़के के बारे में अदिति ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। हमें तो शक है कि किडनैपिंग वंदना के मामा हरिओम ने कराई है। वंदना के मामा? लेकिन वंदना तो आपकी भतीजी है। तो फिर उसके मामा वंदना और आपकी बेटी अदिति को क्यों किडनैप करवाएंगे? सर, वंदना के पिता यानी मेरे बड़े भाई पहले गांव में रहते थे। 5 साल पहले मैं उन्हें, सावित्री भाभी और वंदना को अपने साथ यहाँ शहर में ले आया। 1 साल पहले भाई साहब का देहांत हो गया। भाभी तो अपने भाई हरिओम के घर चली गई और वंदना को हमारे साथ यहाँ पढ़ाई के लिए छोड़ दिया। पर अचानक भाभी के भाई ने उन्हें भड़का दिया कि वो मेरे घर में हिस्सा मांगे। भाभी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रकाश भैया का इस घर में कोई हिस्सा नहीं है। अरे क्या पता मेरे जीजा जी के साथ कोई चाल चली हो आपने। जीजी का हिस्सा तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर। धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी दे रहा है। ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। जेठानी जी, शुक्र मनाइए कि हम वंदना की पढ़ाई लिखाई और रहन सहन का खर्चा नहीं मांग रहे। हाथ का दिया आप तो गले ही पड़ गई। मालती, जबान संभाल के बात कर। बस भाभी, जब तक भैया थे ना तब तक हमारा रिश्ता था, लेकिन अब सब खत्म। निकले अपने गुंडे भाई को लेकर यहाँ से। चले चल, और वंदना को भी लेकर जाइए। चल, किसी बात कर रहा तू? चल सुबह निकल यहाँ ठीक से। ना कर रहा तू, ईंट के जवाब पत्थर से दूंगा। तू चल यहाँ अरे से। छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तेरे को। छोड़ू। उसने अदिति के साथ वंदना को भी किडनैप करवाया ताकि उस पर किसी को शक न हो। ये वंदना के मामा का नाम क्या है? हरिओम भागीरथ, दादरी में रहता है। वहाँ के विधायक का बाहुबली है। दरोगा जी, उस सुबोध का तो दिमाग खराब हो गया है। अब आप ही सोचिए, उसकी बेटी के साथ भला मैं अपनी भांजी को क्यों किडनैप करवाऊंगा? हो सकता है इसमें भी कोई चाल हो आपकी। कोई चाल ना है दरोगा जी। देखिए, मैं तो खुद नेताजी को बोलकर डीआईजी साहब को फोन करवा रहा था ताकि मेरी भांजी सही सलामत मिल जाए। डीआईजी साहब का तो पता नहीं, लेकिन मौका लगा तो बहुत जल्द एसएसपी साहब से मुलाकात हो सकती है आपकी। अदिति के फादर को वंदना के मामा पर शक था, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इस किडनैपिंग में कीर्ति की भागीदारी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन पुलिस अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने के लिए हर शक और संकेत को 2 और 2 4 करके जोड़ रही थी। भले ही हरिओम भागीरथ मना करे, लेकिन अदिति के पेरेंट्स के शक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम उस पर नजर रखो। मैंने उसका फोन सर्विलेंस में डाल दिया है। जैसे उसके कॉल रिकॉर्ड्स आएंगे, वी विल फिगर आउट कि उसके किडनैपर से क्या लिंक है। जी मल्होत्रा जी। सहाय, तुम जिस ब्लैक स्कॉर्पियो के बारे में पूछ रहे थे, उसकी एक इंफॉर्मेशन मिली है। सांगवान ये उन 4 किडनैपर्स में से ही हो सकता है। सभी पेट्रोलिंग टीम को भेजो और पता लगाओ कि क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। राइट सर। सर, कीर्ति यादव का फोन आधे घंटे पहले दादरी के बिस्ला गांव में बंद हुआ था।
पुलिस कीर्ति की फोन लोकेशन के जरिए किडनैपर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसे सुराग सामने आए जिन्होंने पुलिस को दिशा तो दी, लेकिन अपराध की फेहरिस्त बढ़ गई। रुक रुक रुक, क्या हुआ? ये बाइक कीर्ति यादव की तो नहीं लगती, नंबर अलग है। सिंह, यहाँ खून है, यहाँ कोई ना कोई कांड तो हुआ है, लेकिन ये कांड लड़कियों की किडनैपिंग से रिलेटेड है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। एक काम करो, आसपास सर्च करो। ओके। पुलिस से कंप्लेन करके तूने अच्छा नहीं किया सुबोध। क्यों? डर लग रहा है? तू समझ नहीं रहा है? अरे अदिति के साथ हमारी वंदना भी किडनैप हुई है। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? अरे थू है तेरे जैसे आदमी पर। मुझसे बदला लेने के लिए अपनी भांजी को उठवा लिया। अगर मेरी अदिति को कुछ हुआ ना तो तू और तेरी बहन जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, समझ ले। तू मुझे पपलू समझता है? पपलू समझता है मुझे? तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। जो करना कर ले जो करना है। पुलिस को जिस गांव में एएसआई चौहान की लाश मिली उसके आसपास उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जल्द ही उन्हें एक महत्वपूर्ण लीड मिली। ये तो कीर्ति की बाइक है। अलर्ट। संभल के, उनके पास भी गन्स है। सब इंस्पेक्टर विनय की लाश मिलने के बाद पुलिस जिस डेड एंड पर पहुंची वहां अचानक उन्हें अपराध के नए सिरे नजर आने लगे। जिसे इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था वो खुद हत्या का शिकार बन चुका था। उसकी हत्या क्यों हुई, इन सवालों में अदिति और वंदना तक पहुंचने के रास्ते ढूंढे जा रहे थे। पांडे, मैंने कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो उसे किडनैपर से कनेक्ट करे। लेकिन इतना साफ है कि वो उनका पीछा करते हुए ही वहां पहुंचा होगा। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कीर्ति अदिति के प्यार में पागल था इसलिए किडनैपर्स के पीछे गया उसे बचाने के लिए? पांडे, कहानी कुछ भी हो सकती है। तुम बस इतना पता करो कि वो जगह किसकी है जहां कीर्ति की लाश मिली थी। जी सर। सर ब्लैक स्कॉर्पियो चोरी करने वाले का ये जो स्केच सामने आया, इसका नाम वीरेंद्र खत्री। ये वीरेंद्र खत्री एक लूट केस में जेल भी जा चुका है। करिया गांव का रहने वाला है। मैंने इंस्पेक्टर बिष्ट को इसके गांव का पता एसएमएस कर दिया सर। साहब, जब से वो जेल से छूटा है तब से घर नहीं आया है वो। 2 लड़कियां किडनैप और 2 मर्डर करके फरार है आपका बेटा। अगर झूठ बोला तो आपको भी क्रिमिनल की इंफॉर्मेशन छुपाने के जुर्म में जेल हो सकती है। साहब हम सच कह रहे हैं, हमें पता नहीं वो कहाँ है। हम तो खुद परेशान है उसकी इन हरकतों से। जब से उस हितेश बलियान से दोस्ती हुई है तब से हमारे हाथों से हमारा लड़का निकल गया। हितेश बलियान? हितेश बलियान? ये किडनैपिंग हितेश बलियान गैंग ने की? सर 6 महीने से अंडरग्राउंड है वो। मैंने अपने सारे खबरियों को अलर्ट कर दिया। जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है अपडेट करता हूँ आपको। हाँ पांडे बोलो। सर बिस्ला गांव में जिस जगह कीर्ति यादव की लाश मिली थी वो हरिओम भागीरथ के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरे आखिर बात क्या? 1 मिनट तूने बताई सर। अरे साहब सुनिए, साहब एक फोन तो करने दीजिए। ठीक है, कोई बात करेंगे थाने में करेंगे। अरे साहब सुनिए, मेरी बात क्या? अरे साहब साहब, जब से हितेश बलियान ब्लैकलिस्टेड हुआ तभी से मैंने उसे बॉयकॉट कर दिया है और सब मुझे फंसाया जा रहा है। इसमें हितेश बलियान के साथ साथ उस सुबोध का भी हाथ है। खुद को बचाने के लिए कुछ भी बके जा रहे हो?
साहब ये सुबोध बड़ा घुन्ना आदमी है, मेरी बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं देना पड़े इसलिए मुझे फंसा रहा है। जरूर सुबोध के बेटे ने उस हितेश बलियान को हायर किया होगा और साहब अदिति को इसलिए उठवाया ताकि वो लोग ना फंसे। सुबोध का बेटा? हाँ साहब, केशव नाम है उसका। हफ्ते भर पहले उसने मुझे धमकी भी दी थी फोन पे। ज्यादा हिस्सा करके मेरे पापा को परेशान मत कर। तू किसी का भी बाहुबली होगा, लेकिन मैं अपनी पे आ गया ना, तेरी बल्लियां उखाड़ दूंगा, समझा? साहब ये केशव और उसकी भाग की चाल है। पहले आपको मेरे खिलाफ भड़काया और फिर मेरे जगह पर लाश फेंकवा कर मुझे फंसा रहे हैं। साहब देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं साहब, मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन कीजिए साहब। वो सरासर झूठ बोल रहा है सर। हमारा बेटा केशव तो यहाँ रहता ही नहीं, वो तो चंडीगढ़ हॉस्टल में रहता है और वो अदिति ही नहीं वंदना को भी अपनी सगी बहन समझता है। सर सुबोध के बेटे केशव का फोन बंद आ रहा है। सांगवान, अगर हरिओम की भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट होती तो वो लाश अपने बिस्ला वाले घर में क्यों रखवाता? सर हितेश बलियान और हरिओम भागीरथ में पहले 36 का आंकड़ा हुआ करता था। सर हो सकता है सुबोध के बेटे ने हितेश बलियान को उसके खिलाफ यूज करने का प्लान बनाया। एक नंबर नोट करो, 9576456693। ये नंबर केशव शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है। अगले 15 मिनट में मुझे इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स चाहिए। सर ये लोग पहले हितेश बलियान गैंग से जुड़े थे। सर ये 1, 2 और 3 ये लोग तो अंदर है, बाकी बचे 2। इनमें से ये विनय है सर, इसका गांव परसोनी में पड़ता है, जो बिस्ला से ज्यादा दूर नहीं है। सर हो सकता है हितेश बलियान गैंग अदिति और वंदना को परसोनी गांव ले गए हो। ठीक है सर, मैं तुरंत परसौनी गांव पहुंचता हूं। परसौनी गांव जल्दी। सर केशव के फोन से इस नंबर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बात हो रही थी। सर मैंने काफी बार ट्राई किया लेकिन ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। सर ये नंबर सोनम गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है, नोएडा सेक्टर 7 का एड्रेस दिया है। जी साहब, सोनम मेरी बेटी है। कल से वो लापता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर ये सोनम गुप्ता और केशव शर्मा का फोन कल रात एक ही साथ बंद हुआ था। सोनम और केशव एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। स्कूल खत्म होने के बाद केशव चला गया चंडीगढ़ पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था साहब कि स्कूल के बाद भी ये दोनों आपस में एक दूसरे के टच में थे। और एक रोज अचानक सोनम उसे घर पे लेके आई। मम्मी, ये केशव है। साहब, सोनम केशव से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो हमारी जाति का नहीं था, इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन साहब, वो केशव मेरी बेटी को भगा के ले गया। अभी कहाँ है आपका बेटा? साहब, मेरा बेटा तो कल से अपनी बहन को ढूंढने गया है। उसका मोबाइल नंबर? जी साहब। $98760987। संजय नाम है ना इसका? हाँ सर, इसकी माँ बोल रही है कि कल रात से अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकला है और अभी मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो वो उठा नहीं रहा है। सर संजय गुप्ता का फोन भी परसोनी में एक्टिव है। सर हम 5 मिनट में परसौनी गांव पहुंच जाएंगे। वंदना और अदिति के अपहरण के ठीक 7 घंटे बाद ही उन्हें सही सलामत बचा लिया गया। यूपी पुलिस के जज्बे और सफलता के लिए क्राइम पेट्रोल उन्हें सैल्यूट करता है। इसकी शादी ऐसे धूमधाम से करेंगे, सारे लोग बरसों तक याद रखेंगे। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे धूमधाम के लिए?
आज का ये केस गाजियाबाद से सटे एक इलाके का है जहां एक ऐसे अपराध की रचना की गई जो सोच से भी परे है। एक ऐसा सनसनीखेज जुर्म जिसने पुलिस डिपार्टमेंट की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। सुरंग खोद के बैंक लूटा है, मतलब तगड़ी प्लानिंग की होगी। इंसान 2 ही बार गड्ढा खोदता है, जब ज्वेलरी छुपानी हो तब, या किसी की लाश। पकड़ो। पकड़ो। हाँ जी बाबूजी, 34 मीटर तक सुरंग खुद गई है बाबूजी, 30 मीटर रह गई है, जिसे खोदने में हफ्ता भर लग जाएगा। ठीक है बाबूजी। नहीं 17 तारीख तक सारी तैयारियां हो जाएगी, आप चिंता ना करिए। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लोग आ गई हमारी रेशमा। बैठो। बहुत होनहार और सुशील है, जिस घर में जाएगी खुशियों से भर देगी मेरी बेटी उस घर को। दरअसल इसकी जिद थी आगे पढ़ाई करने की, इस वजह से शादी में देर हो गई। जिद तो मेरी भी है रघुनाथ जी, मैं अपने बेटे की शादी इतने धूमधाम से करूं जिसके बारे में कोई सोच भी ना सकता हो। आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, इकलौती बिटिया है हमारी, इसकी शादी ऐसे धूमधाम से करेंगे सारे लोग बरसों तक याद रखेंगे। तो फिर इस रिश्ते को पक्का माने, आप अपने बात से मुकरिएगा तो नहीं? अरे नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा भंडारी जी। अरे अब तो समझी जी कहिए। तब तो इसी बात पे मुंह मीठा करना बनता है। अरे भाई क्या हुआ? ये मिट्टी सुरंग दस्ते भी जाएगी। पगला गया क्या? पूरे 6 फुट गहरी सुरंग है, कुछ नहीं होगा। तू चल खोद जा जा, थोड़ा टेक लगाएंगे तो टिक जाएगी। चल चल खोद, हो गया काम, हो गया। चल। अरे मुझे टेंशन नहीं चाहिए कोई भी, काम चाहिए ढंग से, समझ गए ना? बातें कम और काम ज्यादा करो। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हाँ सब तैयारियां हो जाएगी। हाँ जी, आपको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। नमस्ते नमस्ते। रेशमा। हाँ पापा। अरे आओ बेटा, जल्दी आओ। हाँ। उमा, संगीता, अरे कहाँ गए सब लोग? अरे क्या हुआ जो इतना शोर मचा रहे हो? अरे कमलाकांत जी का फोन आया था, 20 तारीख का मुहूर्त निकाला है सगाई के लिए। चलो धूमधाम से सगाई की तैयारियां शुरू कर दो। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे धूमधाम के लिए? एक तो पैसों की इतनी तंगी, ऊपर से ये फालतू का खर्चा। अरे बंद करो ये सब चोंचले। ये चोंचले नहीं है, अरमान है हमारे। और तुम, अगर रेशमा तुम्हारी सगी बेटी होती तो क्या ये सब कहती? इस नालायक की शादी कर दी और अब मेरी बेटी की बारी आई तो बदल गई। तो क्या कहा तुमने? हम फालतू का खर्चा कर रहे हैं हमारी बेटी की शादी पर। तुम्हारी माँ को जो गहने लेके दिए, तुमको जो दुकान लेके दी, वो है हमारा फालतू का खर्चा। 17 तारीख तक 2 लाख रुपए का इंतजाम करना, वरना तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारी दुकान दोनों हमको मजबूरन बेचनी पड़ेंगी। मगर हमारी बेटी की शादी हम धूमधाम से करेंगे पक्का। देखो मैं फिर से एक बात बोलती, एक बार फिर से सोच लेना। सोच भी लिया है और समझ भी लिया है, अब से करना बाकी है। कहां से लाएंगे 2 लाख रुपए? अनिल भाई,
अभी भाई चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या हुआ? अभी भाई मुझे पानी लगा था। दम घुट रहा मेरा। अभी बाहर निकालो, दम घुट रहा इसका। पापा आपका हल्दी वाला दूध। ये लेंगे, देखो एक से बढ़ के एक है। ऑनलाइन जो चाहिए पसंद कर लो। पापा एक बात कहूं, मुझे विप्लव की दुकान बिकवाकर शादी नहीं करनी। अच्छा बैठ। एक्सक्यूज मी, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, अब यहाँ बैठिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। सुनिए, आप अंदर जा सकती हैं। सर, मेरे पापा न जाने कहाँ चले गए हैं। प्लीज प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए। आप बैठिए, बोलिए। सर, मेरे पापा रघुनाथ त्रिवेदी 17 अगस्त की शाम से लेकर अब तक गायब हैं। उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। कुछ आइडिया है कोई घर से कहाँ गया है वो? नहीं सर, कुछ बता के नहीं गए। कल मेरी सगाई है, उसकी भागदौड़ में लगे हुए थे। और हाँ, शादी के लिए भी वो काफी लोगों को मिल रहे थे ताकि पैसे इकट्ठा कर सके। मैंने सबको पूछ लिया सर, किसी को कुछ नहीं पता। ये रघुनाथ जी काम क्या करते हैं? प्रिंसिपल की पोस्ट से 3 महीने पहले ही रिटायर हुए हैं। देखिए, रोइए मत। लीजिए। हाँ सर, याद आया। पापा बनारस जाने की सोच रहे थे चाचा के पास में, ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। पापा नहीं चाहते थे कि पैसों की किल्लत की वजह से शादी की तारीख बदली जाए। हमने वहाँ पे भी फोन कर लिया, वहाँ पर भी नहीं है वो। रघुनाथ जी की फोटो और फोन नंबर बाहर दे दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। विप्लव, सब ठीक ठाक से हो गया ना? चल जल्दी कपड़े बदल ले। मैंने आपसे कहा था ना, अभी फोन मत कीजिएगा। लॉकर रूम तुमने खोला था? हाँ सर। तुम कितने बजे आए? मैं अपने टाइम पे आया था सर, पर सुबह को आया जब ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा भी दिखा। आइए सर, ये देखिए सब कुछ तोड़ दिया है। ये देखिए सर, 4 दिन बाद बैंक खुले सर, और वो सारे लॉकर तोड़े हुए सर, सब कुछ लूट के ले गए सर। मेरे हिसाब से कम 6 से 7 करोड़ रुपए के कैश और गहने हैं। सुरंग खोद के बैंक लूटा है, मतलब तगड़ी प्लानिंग की होगी। गुप्ता, सुरंग में उतरो और देखो ये बाहर कहाँ निकलता है। जी साहब।
ये नक्शा है बैंक से यहां तक पहुंचने का। इतना बड़ा सुरंग खोदा है, मतलब बहुत दिन लगे होंगे। अनुज जी, 1 तारीख से सुरंग खोदने का काम शुरू किया हुआ, खिड़कियों पर प्लाई मारा है। इसका मतलब अंदर क्या चल रहा है ये किसी को दिखाई ना दे और आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। तैयारियां बहुत दिनों से की होगी। उनसे जाके पूछना कि खुदाई का सामान और प्लाईवुड हाल ही में किसने खरीदा था। यस सर। सर लगता है पैसों की बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा हो गया होगा, तो इन्हीं के साथियों ने इन्हें मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि काम निकल जाने के बाद सबूत मिटाने के लिए मार दिया हो। अनुज, जो लोग इतने प्लानिंग कर सकते हैं ना, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घर को अच्छी तरह से चेक करो और आसपास के पुलिस स्टेशन में इन दोनों की फोटोग्राफ्स भेजकर ये पता करो कि इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं। और सबसे पहले ये घर किसके नाम पर था और यहाँ कौन रहता था ये पता करो। सर। मैनेजर साहब। हाँ सर। जिसने भी ये काम किया बड़े प्लानिंग के साथ किया है। मुझे आपके बैंक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए और एम्प्लॉइज के डिटेल्स। मुझे शक है कि आपके एम्प्लॉय का इसी में हाथ हो सकता है, क्योंकि वही लोग हैं जो बैंक का चप्पा चप्पा जानते हैं। आपको किसी पे शक? नहीं सर, मुझे अपने एम्प्लॉय में से किसी पे शक नहीं। ठीक, चलिए। हाँ साहब, ये कभी कभार 4 बंदों का चाय लेने आता था, लेकिन बहुत कम बोलता था साहब। सब हमें लगा घर पे रिनोवेशन का काम जोरों शोरों से चलता रहेगा। कौन है, क्या कर रहा है, इस पर कभी हमने गौर नहीं किया। जो लूटा गया है या गायब हुआ है उसके डिटेल्स भेज दीजिए। जी सर, चाय वाले के हिसाब से मारा गया आदमी में से एक आदमी 4 कप चाय ले जाता था। मतलब वहाँ पे 4 लोग हो सकते हैं। ये सर, टोटल 86 लॉकर, उसमें से 50 लॉकर तोड़े गए थे। मैंने आपको सीसीटीवी फुटेज और स्टाफ डिटेल्स के बारे में पूछा था, उसका क्या हुआ? सर मैं आप तक पहुँचा दूँ। थैंक यू सर। उस घर के मालिक का पता चल गया है। नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। कौन है? आज सुबह रेशमा जिस रिटायर्ड प्रिंसिपल की रिपोर्ट लिखवाने आई थी वही है। मेरे पापा रघुनाथ त्रिवेदी 17 अगस्त की शाम से लेकर अब तक गायब हैं। एक लंबी सुरंग खोदकर लुटेरों ने एक असंभव दिखने वाली घटना को अंजाम दिया था। इस लूट को अंजाम देने का तरीका और प्लानिंग दोनों को बहुत सूझबूझ के साथ अमल में लाया गया था। एक तरफ घर में 2 अनजान लोगों की लाशें मिली थी और दूसरी तरफ यह पता चला था कि वो घर लापता हुए रघुनाथ त्रिवेदी का था। ये दोनों ही बातें पुलिस के लिए चौंका देने वाली थी। आखिर क्या हकीकत थी उन 2 लोगों की मौत की और रघुनाथ के लापता होने के पीछे रहस्य क्या था? क्या रघुनाथ त्रिवेदी इस रॉबरी में शामिल था या फिर यह मामला इससे भी ज्यादा संगीन था? अनुज, तुम आस पड़ोस में जाके फैमिली के बारे में पूछताछ करो। सर। आप में से कोई इन दोनों को जानता है? नहीं सर। ये क्या है? सर्च वारंट है, घर की तलाशी लो। ऐसे कैसे? सर्च वारंट है हमारे पास। कमाल है सर, हमने अपने पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, अब आप हमारे ही घर आकर 2 अनजान लोगों की तस्वीर दिखाकर हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। आपके प्रकाश रोड वाले घर से सुरंग खोदकर पास में जो स्वर्ण कलश बैंक है उसे लूटा गया है। काफी मात्रा में कैश और सोना चोरी हुआ है। इन दोनों की लाशें भी हमें वहीं पर मिली हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपके पापा रघुनाथ जी भी उसी दिन से लापता है। पर वो घर तो पिछले 7 महीने से बंद पड़ा हुआ है। इतनी खराब हालत है कि कोई किराएदार उसमें रहने को तैयार नहीं है। हो सकता है कि नया किराएदार मिल गया हो। पापा ने तो इस बार भी हमें कुछ भी नहीं बताया। सर, उस पेपर मिले हैं प्रॉपर्टी। पेपर्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर इस लूट और मर्डर के बारे में आप में से कोई कुछ भी जानता है तो बोल दीजिए। बाद में ये मत कहना कि मौका नहीं दिया था बोलने का। आस पड़ोस के लोगों से पता चला कि घर के लोगों की आपस में बनती नहीं। इसके अलावा ये भी बताया कि रघुनाथ जी को पैसे की काफ़ी ज़रूरत, काफ़ी कर्जे में, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि इसे तैयारी के पैसे एडवांस में दे दिए गए। क्या? जी सर। ये पैसे तुम्हें मिल गए थे इसके? हाँ सर, परसों रात को ही उन्होंने सारे पैसे एडवांस में ही क्लियर कर दिया था। आपने जितने पैसे बोले थे उतने हमने लाए। जी। हमारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक।
सर, आप लोग कैसे मेरे पापा पर शक कर सकते हैं? वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान हैं। हमने कई शातिर अपराधियों को देखा है जो अपराध करने के पहले अपने आप को शरीफ दिखाते हैं। इस वक्त सारे सबूत आपके पापा के खिलाफ हैं। एक बात बताओ, अगर शादी के लिए पैसे नहीं थे तो इतनी तैयारी कैसे हो रही है? उन्होंने कहा था उन्होंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया। लेंगे, देखो ऑनलाइन जो चाहिए पसंद करो, पैसों की चिंता मत करना। बैंक लूट कर। अगर आपको मेरे पापा पर इतना ही शक है ना तो ढूंढ निकालिए उनको। क्या करना है और क्या नहीं करना है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी सलाह की जरूरत नहीं हमें। अनुज, हो सकता है इस रॉबरी में पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। सब पे नजर रखना। सर, लोग अपने कीमती सामान की सुरक्षा के लिए बैंक्स में लॉकर लेते हैं और वहीं से इतनी बड़ी चोरी का खुलासा हुआ था। लोगों में अविश्वास और डर बढ़ने लगा था। लो जी, ठंडा ठंडा पानी। गाजियाबाद के स्वर्ण कलश बैंक में लूट। क्या? अरे देखो, खबर छपी है फोटो के साथ। आनंद विहार के बैंक में लूट। बेटी की शादी के लिए रिटायर प्रिंसिपल ने सुरंग खोदी। ठीक है, थैंक यू सर। उन दोनों मरे हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक देसी पिस्टल से मारा गया है, वो भी 1 मीटर से कम की रेंज से। ये रघुनाथ के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर, उनकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन उस 5 किलोमीटर के रेडियस में जहां उनका अपना घर और बैंक दोनों पड़ता है। इसके अलावा और कुछ पता नहीं चला है। रघुनाथ के फोन रिकॉर्ड में जितने भी कॉल्स आए थे सबको वेरीफाई करो, शायद कुछ हाथ लग जाए। सर, उनके बैंक के सामने वाले घर के पड़ोसियों के हिसाब से उनके घर में करीब 2 हफ्ते से ज्यादा से काम चल रहा था और उसी बीच रघुनाथ जी भी गायब हो। सर, मुझे तो लगता है या तो इस लूट का हिस्सा है या उनके साथ कोई साजिश हुई है। अगर उनके साथ साजिश हुई है तो अभी तक उनकी लाश क्यों नहीं मिली हमें? सर ये देखिए, बैंक के पिछले 2 हफ्ते के सीसीटीवी फुटेज। सर, ये रघुनाथ जी जिस आदमी से बात कर रहे हैं, ये मरे हुए उन 2 लोगों में से एक है। रघुनाथ जी यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, लोन के लिए 2 हफ्ते से बैंक के चक्कर लगा रहे थे। रघुनाथ जी, हम आपको लोन नहीं दे सकते। आपने पहले से ही लोन ले रखा है और आप तो अब रिटायर भी हो चुके हैं। लोन कहाँ से चुकाओगे आप, बताओ यार। देखिए, हमारी बेटी की शादी, पैसों की जरूरत है हमें। रघुनाथ जी प्लीज आप यहाँ से जाइए। ठीक है। क्या रघुनाथ जी वाकई बैंक में लोन के लिए आए थे या लोन के बहाने बैंक का मुआयना करने आए थे लूट के लिए? क्योंकि साथ में वो आदमी भी था और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पुलिस अब तक मारे गए लोगों की पहचान करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। शातिर लुटेरों ने अपने पीछे सारे सबूतों को जड़ से खत्म कर दिया था। यह सिर्फ एक बड़ी बैंक रॉबरी नहीं थी बल्कि 2 हत्याओं का भी मामला था और पुलिस को तलाश थी सिर्फ एक ऐसे सिरे की जो उन्हें लुटेरों तक पहुंचा सके। वीर जी 1 मिनट अखबार दिखाना। दोबारा करेगा इसे? हाँ, चल भाग। सर, ये है हरिया। ये बैंक डकैती में मारे गए दोनों लोगों की जनता। कौन थे वो दोनों? राजू 1 महीना पहले यहाँ आया था काम की तलाश में। वो बहुत अच्छा मजदूर था साहब। अगर गांव में कुछ काम नहीं था ना तो पैसा कमाने के लिए शहर आया था। उसने गांव में कई जगह पर कैनल और गड्ढे खोदा है साहब। फिर एक दिन उसने मुझे साहिबाबाद में रहने वाले अनिल मिस्त्री के यहाँ बोला कि मेरा काम लग गया है। फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला साहब। फिर अखबार में मैंने उसका फोटो देखा साहब। अनिल मिस्त्री कहाँ रहता था पता है तुम्हें? हाँ साहब, पता है। इसको पहचानते हो? हाँ साहब, इसको तो मैं जानता हूँ। यही मिस्त्री हमारे यहाँ से प्लाईवुड और खोदने का सामान लेकर गया था। और इसके साथ कौन था? और इसके साथ कौन था साहब, मुझे पता नहीं। सर, उस दुकान का पता चल गया है जहाँ से बैंक में चोरी के लिए प्लाईवुड और खुदाई का सामान खरीदा गया। अनिल मिस्त्री ने पूरा एक बात और, विप्लव ने पिछले हफ्ते अपने घर के पास के हार्डवेयर शॉप से खुदाई का सामान खरीदा था, जैसे फावड़ा और गेट। तुम हरिया के साथ अनिल मिस्त्री के घर पे जाओ, विप्लव की खबर मैं लेता हूँ। सर, तलाशी लेनी है घर की। फिर से? हाँ, कुछ चीजें छूट गई थी।
घर का कोना कोना छान मारो। सर आप गलत शक कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। सर मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे घर में कुछ भी नहीं मिले। अब 2 बार क्या, आप 10 बार तलाशी ले लें। ये खुदाई का सामान मिला। पिछली बार अगर अच्छे से तलाशी ली होती तो दोबारा यहाँ आने की नौबत नहीं आती। ये सामान तुमने पिछले हफ्ते में क्यों खरीदा था? माँ ने कहा था सर। कुछ बोलेंगी आप? वो इन्होंने हमें धमकी दी थी कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो वो मेरे गहने और विप्लव की दुकान बेच देंगे। 17 तारीख तक 2 लाख रुपए का इंतजाम करना, वरना तुम्हारी माँ के गहने और तुम्हारी दुकान दोनों हमको मजबूरन बेचनी पड़ेगी। हम डर गए थे। मैंने मेरे सारे गहने और विप्लव की दुकान के कागजात एक डिब्बे में भर दिए और यही जमीन में गाड़ दिए। बोलो इसे। लगता है आप लोगों को गड्ढा खोदने का काफी तजुर्बा है। बैंक में सुरंग भी ऐसे ही बनाया था क्या? इंसान 2 ही बार गड्ढा खोदता है, जब ज्वेलरी छुपानी हो तब, या किसी की लाश। ज्वेलरी और पेपर को वेरीफाई कराओ, इनके है या लूट के। ओके। सवाल अब भी यही था कि रघुनाथ कहाँ थे। क्या उनका इस चोरी में कोई हाथ था या उनके परिवार में से किसी का कोई हाथ था? मारे गए 2 लोगों की शिनाख्त राजू मजदूर और अनिल मिस्त्री के रूप में हो चुकी थी। अब बारी थी कड़ियों से कड़ियां जोड़कर उन मुख्य अपराधियों तक पहुंचने की जिन्होंने इस नामुमकिन सी दिखने वाली डकैती को अंजाम दिया था। आखिर कौन थे वो दूसरे 2 आदमी और उनका बापूजी से क्या संबंध था? और क्या रघुनाथ त्रिवेदी के गायब होने और इस डकैती के बीच में कोई कनेक्शन था? पुलिस अब बड़ी मुश्किल से मिले अनिल मिस्त्री के घर तक जा पहुंची थी। ये है अनिल मिस्त्री का घर साहब। सर नोट मिले हैं। ये तो सभी नए नोट, वो भी एक ही सीरीज के, मतलब किसी को एक साथ दिए गए हों। इन नोटों की सीरीज के नंबर को रिजर्व बैंक भेजो, पता करो कि कौन से बैंक को अलर्ट हुए। सर बैंक के सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स को वेरीफाई किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और रघुनाथ जी के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उससे भी कुछ खास पता नहीं चला। ठीक है, कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? तो सुनो, ये मोबाइल रिपेयर करवाना है। इसमें तो मिट्टी भर गई है, कम से कम 500 रुपए लगेंगे। कल आना। ये मोबाइल में ऐसे नहीं छोड़ सकता, तुम अभी के अभी से रिपेयर कर दो। मैं तुम्हें 2000 रुपए देता हूँ। ले लो 2000 रुपए। अरे मोबाइल 1500 का है ये, तुम रिपेयर करो ना। सर रघुनाथ जी की सारी कॉल्स वेरीफाई की, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। हो सकता है इस रॉबरी के लिए रघुनाथ ने कोई नया नंबर इस्तेमाल किया। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है उनसे जाके पता करो क्या उन्होंने रघुनाथ या उसके फैमिली को कोई नया नंबर इशू किया है या नहीं। ओके सर। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप इस रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। बाबूजी पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। देखिए, हम किसी बैंक डकैत के घर में अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते। बाबूजी ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चलिए हमें मान भी गए कि इस बैंक डकैती में उनका हाथ नहीं, किसी गलत काम में उनका हाथ नहीं, लेकिन क्या आपके पास इतना पैसा है कि ये शादी धूमधाम से करवा सके? और वैसे एक बात बताइए, ये रघुनाथ जी है कहाँ? अगर वो बेगुनाह है तो सबके सामने क्यों नहीं आते, चुप करके बैठे हैं? आप मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हैं? रुक जाइए भाभी। अरे आप खुद क्या है? आप किसी लुटेरे से कम है? ये अच्छे कपड़े पहनकर कल्चर की आड़ में लड़की वालों को लूटते हैं आप। बड़ा बदतमीज लड़की है तुम, तुम्हें तमीज नहीं कि सपने से बात करना चाहिए। बदतमीज मैं नहीं, आप हैं। मनमानी शर्तें रखकर आप लड़की वालों को तोड़ के रख देते हैं। आप निकल जाइए इस घर से। मैं तो जाऊंगा, लेकिन कौन करेगा ऐसे डकैतों के घर में शादी? मेरा बेटा कुंवारा रहेगा, लेकिन ऐसे घर में शादी नहीं हो सकती उसके। हमें भी नहीं करनी, निकल जाइए इस घर से। इतना
छोड़ के चले गए और आप सब चुप रहे। अरे आना। ये चैन हमें बेचनी है। बिल है इसका आपके पास? नहीं। ये चेन तुम्हारी है? हमें नहीं बेचनी है चैन। चलो। अरे रुको, सुनो तो। हमें पैसों का इंतजाम करना होगा, किसी ना किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी। अब क्या करोगे पैसों का? लड़के वाले तो चले गए ना। मैं उन लोगों को मना लूंगी, पर उससे पहले हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी कह देती हूँ, मुझसे पैसों की उम्मीद नहीं करना। तुम्हारे पापा भी पता नहीं कहाँ चले गए। अगर मेरी बात मान ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब हमारी तरफ क्या देख रही? हमसे तो कोई उम्मीद रखना मत, बता रहे हैं। ये मत भूलिए कि आपकी जो दुकान है वो पिताजी के पैसों की बदौलत ही है। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, अपना फर्ज निभाया है बस। दूसरों का फर्ज याद है, और जब अपने फर्ज की बारी आई तो कुछ नहीं। एक सुबह सुबह मेरा दिमाग तो खराब मत कर, ये तो सब फर्ज वर्ज अभी याद दिला देगा तुमको। रेशमा, उमेश बात कर रहा हूँ। देखो रेशमा, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। रेशमा, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूंगा, बस तुम उन्हें एक बार सॉरी बोल देना। हेलो, अब निकलने का वक्त आ गया है, तैयारी शुरू करो। जहां एक तरफ रेशमा को विप्लव और उमा के तानों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ संगीता उसका भला सोच रही थी और रघुनाथ त्रिवेदी का अब तक कुछ पता नहीं लग पाया था। पुलिस के शक के दायरे में सिर्फ रघुनाथ का परिवार नहीं था, बल्कि वो राजू और अनिल मिस्त्री से जुड़ी हर कड़ी को जोड़कर देख रही थी। और अचानक रेशमा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। पीएसआई अनुज, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन। सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। रेशमा घर पर नहीं है और उसका सामान भी घर पर नहीं है। क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है। सर, आप घर पे जल्दी आ जाइए। ठीक है माते। मैंने मना किया था ना तुझे पुलिस में फोन करने के लिए, फिर भी तुमने कॉल किया। माँ, लेकिन रेशमा घर पे कहीं भी नहीं थी, मुझे फोन करना पड़ा। अरे रेशमा, जब चाहो तब तुम उसका ही नाम लेती हो। मम्मी ने उसे जहाँ चली गई है वो। माँ, अब क्यों अपनी मत चल। सर, मैंने ही आपको फोन किया था, रेशमा घर पर कहीं भी नहीं है और उसका सामान भी गायब है। सामान लेकर गई, इसका मतलब प्लानिंग के साथ उसने घर छोड़ा। अरे नाम खराब कर दिया है कलमुई ने हमारा, अब वो वापस ना आए वो ही बेहतर है। पहले आपके पति रघुनाथ जी गायब हो जाते, फिर आपकी बेटी रेशमा। माजरा क्या है? हम पता लगा लेंगे। सर, इस बैंक रॉबरी में रेशमा भी शामिल तो नहीं? हो सकता है बाप बेटे ने मिलकर ये बैंक रॉबरी की हो। बाप की लाडली थी ये रेशमा। अगर रघुनाथ जी कहीं छुपे हुए तो रेशमा उससे मिलने की कोशिश जरूर करेगी। हो सकता है कि रेशमा ही हमें रघुनाथ और बैंक रॉबरी में शामिल लोगों तक पहुंचा दे। रेशमा के कॉल रिकॉर्ड निकालो और उसकी फोटोज हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और खबरियों को काम पे लगा दो। सर, रेशमा की कॉल रिकॉर्ड्स, उसका फोन स्विच ऑफ होने से पहले आखिरी बार इस नंबर से बातचीत हुई। ये नंबर अभी भी एक्टिव है? जी सर, अभी भी एक्टिव है। हेलो साहब, रेशमा 40 से 50 साल के आदमी के साथ इंदिरापुरम के अभिनंदन लॉज में ठहरी हुई है। ठीक है, तुम उन पर नजर रखो। सर, खबरी का फोन आया, रेशमा को एक 40-50 साल के आदमी के साथ इंदिरापुरम के अभिनंदन लॉज में देखा गया। हो सकता है वो रघुनाथ के साथ हो। खबरी को बोल देना उस पर नजर रखे और उठाकर लेकर आना उसे। सर। पुलिस अब तक रघुनाथ का पता नहीं लगा पाई थी और इतनी बड़ी बैंक डकैती से जुड़े हर पहलू की बारीकी का इस तरह घर से भागकर किसी के साथ देखा जाना एक बड़े खुलासे का संकेत दे रहा था। आप हटिए, रूम की तलाशी लो। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है? इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? ये मुकुल है,
हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? हाँ सर। ले चलो इन्हें। लेकिन हो क्या मेरी बात है? सुनिए। अरे सर, बात सुनिए सब। क्या प्लान था? मैं और मुकुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों में उम्र और जाति का फासला है, इसलिए हम दोनों को भागना पड़ा। क्या रघुनाथ जी ये बात जानते थे? हाँ, पापा ने एक बार हम दोनों को साथ में गार्डन में देख लिया था। इसमें हमें पता है कि मुकुल अच्छा इंसान है, लेकिन मुकुल और तुम में जो उम्र और बिरादरी का फासला है, ये फासला तुम दोनों को समाज में जीने नहीं देगा। हमारा सपना था कि हमारी राजकुमारी की शादी हम किसी राजकुमार के साथ धूमधाम से करेंगे। अगर हमारा ये सपना टूट गया तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैंने पापा की बात मान ली। उमेश, उससे शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी, लेकिन पापा के लापता होते ही उमेश के लालची परिवार ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। माँ और विप्लव दोनों बात बात पे मुझे ताने देते थे और इस बार मैं झेल नहीं पाई। और ऐसे वक्त में मुकुल के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। सर, मैं रेशमा से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे वक्त में बस इसका मैं साथ दे रहा था। हम दोनों शादी करने वाले थे। अनुज, रेशमा के घर वालों को इन्फॉर्म करो कि वो मिल गई। सर लगता नहीं इस बैंक रॉबरी में रघुनाथ जी के साथ उनका कोई फैमिली मेंबर शामिल था। अगर कोई भी शामिल नहीं था तो फिर रघुनाथ गायब क्यों हो गया? सर वो 1000 के नोटों की सीरीज जो हमें अनिल मिस्त्री के घर से मिली थी, वो मयूर विहार के पीसीबी बैंक के एटीएम को अलॉट हुई थी। गुड। अनुज, उस एटीएम में जब कैश डिपॉजिट हुआ था उस दिन से लेके एक हफ्ते तक की सारी सीसीटीवी फुटेज होगा। सर हे, खबरदार, जो घर के अंदर पैर भी रखा तुम दोनों ने, जैसे आए हो वैसे ही निकल जाओ। सुन लिया? निकलो भैया से। तुझे बुढ़ापे में शर्म नहीं है इसे घर से भगाते हुए? हाँ, आज जिसकी वजह से बाबूजी ने घर छोड़ दिया है और अब ये लड़की हमारे मुंह पे कालिक पोत रही है। अरे यही तो फर्क है ना इसकी और हमारी बिरादरी में। देखिए, मेरी बिरादरी के बारे में बात मत करिए, अपने गिरेबान में झांकिए। एक तो आप लोग अपना फर्ज नहीं निभाते और जो निभाता है उसकी मदद भी नहीं करते। खोट तो आपकी बिरादरी में है। जान से मार दूंगा मैं। हमारे पापा कहाँ चले गए? दुनिया बदल रही है। हर आदमी चोरी चकारी, लूटपाट, डकैती से पैसा कमाना चाहता है। पापा, दुनिया बदल रही है, हर कोई आसानी से पैसे कमाना चाहता है। बेटा, बात चाहे रिश्तों की हो या पैसों की, सच कभी नहीं बदलता और हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारे मन को कभी भटकने नहीं देना चाहिए। सर उस एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो पता चला उन 2 दिनों में सिर्फ 6 लोगों ने 10,000 या उससे ज्यादा की अमाउंट विड्रॉ की। जब इन 6 अकाउंट्स को हमने वेरीफाई किया तो पता चला उनमें एक अकाउंट ऐसा है जिसमें कभी 5 या 10,000 से ज्यादा बैलेंस था ही नहीं, लेकिन अचानक 3 हफ्ते पहले उसमें 2 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। अच्छा, चलो पता करते हैं उस अकाउंट का इस सुरंग के साथ क्या कनेक्शन है। सर उन नई सीरीज की करेंसी रीफिल हुई थी जो अनिल मिस्त्री के यहाँ से मिली थी। पुलिस ने हर एक अकाउंट होल्डर को वेरीफाई करना शुरू किया जिसने इस बीच वहाँ से पैसे निकाले थे, और फिर हाथ लगा एक ऐसा अकाउंट होल्डर जिसके लगभग खाली पड़े अकाउंट में 3 हफ्तों में अचानक एकदम से पैसों की ट्रांजैक्शन बढ़ गई थी। पुलिस का उस पर शक अब यकीन में बदल गया। नई सीरीज की करेंसी रीफिल हुई थी जो अनिल मिस्त्री के यहाँ से मिली थी। पुलिस ने हर एक अकाउंट होल्डर को वेरीफाई करना शुरू किया जिसने इस बीच वहाँ से पैसे निकाले थे, और फिर हाथ लगा एक ऐसा अकाउंट होल्डर जिसके लगभग खाली पड़े अकाउंट में 3 हफ्तों में अचानक एकदम से पैसों की ट्रांजैक्शन बढ़ गई थी। पुलिस का उस पर शक अब यकीन में बदल गया। अल्लाह जी, ये दिलबाग के ढाबे की। सुनिए एक मिनट। एक मिनट। बाबूजी नहीं आए क्या अभी तक? बाबूजी? बाबूजी नहीं, तुम्हारे बाप आ गए। आप लोग हैं कौन? पुलिस। अब सच्चाई का सुरंग खोदना शुरू कर दो वरना और मारूंगा। हमको हमारे लीडर बालेश्वर बाबूजी ने ये बैंक लूटने का प्लान बनाया था। हमने उस जगह की अच्छी तरह से रैकी की हुई थी और लूट का सही समय देख रहे थे। मैं पहले बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था, उसके साथ मैप बनाता था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी थी कंस्ट्रक्शन की। मैंने पूरे एरिया को अच्छे से चेक किया था सर कि बीच में कोई सीवर लाइन या वायरिंग या
कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन न रखी। हम दोनों के सर पे बाबूजी का हाथ था। बस हमें जरूरत थी एक कुशल कारीगर की और मेहनती मजदूर की, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से मिले साहब। और फिर हमने उनको ऐसे सपने दिखाए कि वो हमारे लिए रात दिन सुरंग खोदने को तैयार हो। देखो भाइयों, हम हैं 4 लोग और हमारे गुरु बापूजी। लेकिन वो है कहाँ पर? अरे वक्त पड़ने पर वो भी सामने आ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखो कि हमें एक सुरंग खोदनी है जो हमारी किस्मत बदल देगी। सबको इतना पैसा मिलेगा कि हफ्ते में लाख रुपए भी खर्च करोगे ना तो पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाओगे। अब बताओ, भिखारियों की जिंदगी जीना चाहते हो या राजाओं की? राजाओं की। चीयर्स। अरे करो ना चीयर्स। चीयर्स। ये हुई ना बात। अरे मोहित भाई, इन दोनों का मुंह तो मीठा करवा दो। कल शाम को यहीं मिलना, परसों से काम शुरू, ठीक है? वक्त पे आ जाना। हमें 2 ऐसे लोगों की जरूरत थी जो हमारे करीबी भी ना हो और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो। हमने उनसे ही सारा काम करवाया और अनिल मिस्त्री को हमने बैंक भेजा ताकि वो बैंक की रेकी कर सके। जहाँ उसे रघुनाथ जी मिले, हार्डवेयर की दुकान से सामान भी उन्हीं से खरीदवाया और चाय भी उन्हीं से मंगवाई। तो फिर उन दोनों को मारा क्यों? क्योंकि उनके मरने से सारे सबूत मिट जाते और हमारा हिस्सा भी कम नहीं होता। तो बाबूजी कौन है, मिलेगा कहाँ? बाबूजी, तुम्हें एक हाथ से नमस्ते करूं या दोनों हाथों से? प्लीज बोलना शुरू कर, बोलना शुरू कर। साहब, मेरा उस बैंक में एक अकाउंट और एक लॉकर है और मैं चाहता था कि किसी भी बैंक के स्ट्रांग रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होना सर। सामने खाली पड़े रघुनाथ जी के घर को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया सर। ढाबे का मालिक दिलबाग मोहित पे मेरे बहुत सारे कर्जे थे, इसलिए उनका कर्जा मुक्त और आगे की जिंदगी ऐशो आराम से बीते, इसलिए मैंने उन लोगों को ये प्लान बताया। इन सब में रघुनाथ जी का क्या रोल था? साहब, अनिल मिस्त्री के जरिए हमने रघुनाथ जी का मकान कम कीमत पर किराए पर लेने की बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने उन्हें 2 साल का किराया एडवांस में देने की बात की तो झट से राजी हो गए। साहब, हमने उन्हें 1 लाख रुपए एडवांस भी दिए और उनका मकान मरम्मत करवा के देने का वादा भी किया। अब वो बहुत खुश हो गए थे। सर, उनका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था। साहब, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। पता नहीं कहाँ से रघुनाथ जी आ गए। ये सब क्या है? इसीलिए तुम्हें घर किराए पे लिया था मैं, ताकि पुलिस को बैंक की डकैती और उनकी गुमशुदगी पर शक रहे और हम बच जाए। चोरी के सारे गहने मेरे ज्वेलरी शॉप में, मैं सारे गहने धीरे धीरे पिघला कर बेचने वाला था।